हाँ जी। सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। आज अपने एक ऐसी कहानी की चर्चा लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिसे प्रेमचंद की अंतिम कहानी माना जाता है। एक ऐसी कहानी की चर्चा लेकर यहाँ प्रस्तुत हुए हैं जिस कहानी के माध्यम से मार्क्सवाद का रूप उभर कर सामने आता है। एक ऐसी कहानी की चर्चा लेकर यहाँ प्रस्तुत हुए हैं जिस कहानी के माध्यम से एक ऐसी गरीबी के माहौल का चित्रण किया गया है जिसमें बाप बेटा और उसके साथ साथ में जो बहू का जो पारिवारिक माहौल है और उसके साथ साथ गरीबी की भयावह स्थिति है। गरीबी की भयावह स्थिति का चित्रण अपने इस कहानी में पढ़ेंगे। एक ऐसी कहानी जिसको पढ़ के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे कहा था कि प्रेमचंद तो हवा में उड़ने लग गए हैं, प्रेमचंद तो ख्याली पुलाव बनाने लग गए हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी, प्रेमचंद जिसे कथा सम्राट कहा जाता है। कथा मतलब कहानी और उपन्यास दोनों का मिश्रित रूप होता है, तो उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट वो प्रेमचंद। और उसकी जो कहानी की विषय वस्तु है वो विषय वस्तु एक प्रकार से गरीबी की विषय वस्तु है। गरीबी का माहौल है, इतना माहौल बुरा है कि घर पे अन्न तो ऐसे है जैसे चील के घोंसले में मांस हो। ऐसे घर से अन्न है वो गायब था। कहने का मतलब है ऐसी कहानी आज अपने चर्चा करेंगे जिसे हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कंपटीशन एग्जाम में, भारतवर्ष के लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में जो हिंदी से संबंधित एग्जाम होते हैं उन सब एग्जाम में, सब परीक्षाओं में ये पूछी जाती है। एक ऐसी कहानी जो हर एक विद्यार्थी को, हिंदी के विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए। एक ऐसी कहानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में और इसके अलावा स्कूल व्याख्याता भर्ती में विशेष तौर से पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। एक ऐसी कहानी जिसका नाम है कफन। जो कहानी है उसका नाम है कफन। ये कफन कहानी है, ये प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी है जो सन 1935 ईस्वी में जामिया पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और 1936 ईस्वी में ये चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये ऐसी कहानी है जो ऐसे मान सकते हैं कि इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने जो गरीबी की विभीषिका का जो वर्णन किया है वो विभीषिका सामान्य विभीषिका नहीं है, एक पराकाष्ठा कह सकते हैं। प्रेमचंद के जो कहानी का व्यक्तित्व है, कहानीकार का एक प्रकार से व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व एकदम पराकाष्ठा पे है। यहाँ हर एक चीज प्रेमचंद जानते हैं। आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद है वो एकदम पराकाष्ठा पे पहुंच गया है। इसमें जो पात्र है, इसमें दो पात्र है। एक तो है घीसू, एक तो है घीसू, ये 60 वर्ष का है और उसका एक बेटा है जिसका नाम है माधव। और एक बहू है जिसका नाम है बुधिया। गीसू और माधव इस कहानी में इतने कामचोर दिखाए गए हैं कि गीसू 1 घंटे काम करता है तो 3 घंटे आराम करता है। माधव भी इतना कामचोर है कि 1 घंटे काम करता है, आधा घंटे काम करता है तो 1 घंटे चिलम पीता है। कोई भी गांव का व्यक्ति अगर एक आदमी का काम 2 आदमियों से करवाना चाहे तब इनको बुलाते हैं। ये इतने कामचोर हैं कि जब तक घर में पैसे हैं तब तक ये काम करने नहीं जाते। घर में अन्न खत्म हो जाता है तो ये गांव से, आस पड़ोस से कभी मूली, कभी मटर, कभी आलू, कभी गन्ना छील के, गन्ना चुरा के ले आते हैं और जब तक वो पड़ा रहता है घर पे तब तक ये काम करने नहीं जाते। गांव में इतनी भयावह स्थिति है गरीबी की कि जो किसान लोग है वो किसान लोग भी अच्छी स्थिति में नहीं है। भले ही वो जी तोड़ मेहनत करते हैं लेकिन वो भी अच्छी स्थिति में नहीं है। ऐसी कहानी में ये जो गीसू और माधव है ये दोनों बाहर अलाव तप रहे हैं, कह सकते हैं अलाव जगाया हुआ है और वो अलाव में तप रहे हैं।
ठीक है। अंदर जो बुदिया है वो प्रसवावस्था में तड़प रही है, और घर पे पैसे तो है ही नहीं, अन्न तो है ही नहीं, घर पे पैसे और है अन्न है नहीं, तो बुदिया की प्रसवावस्था में दवा दारू का इंतजाम हो नहीं सकता। और ये बाहर बैठे आलू खा रहे हैं छील छील के। अब बुदिया अंदर चीख मार मार के रो रही है। घर पे बर्तन कपड़े वगैरह कुछ नहीं है, ये जो अंदर चीख मार मार के रो रही है, तो ये जो घीसू और माधव है ये दोनों आलू खा रहे हैं। घीसू माधव को समझाता है कि आप जाके इसको उसको थोड़ा देख आओ, लेकिन माधव इस वजह से नहीं जाता कि अगर मैं इसको देखने चला जाऊंगा तो घीसू है वो सारे आलू खा जाएगा, और घीसू इस वजह से नहीं जाता कि मैं चला जाऊंगा तो माधव आलू खा जाएगा। लेकिन ये दोनों बहाना बनाते हैं। जब माधव के पास बात आती है कि मैं इसको देखने के लिए जाऊं, तो माधव कहता है कि इसमें कोई भूत प्रेत का कोई रोग है, तो भूत प्रेत का रोग है तो मुझे तो डर लगता है, ये बहाना बनाता है। ये जो माधव का पिता घीसू है ना, ये बहाना बनाता है कि जीते जी जिसका मुख नहीं देखा, क्योंकि वो तो बहू है इसकी, ठीक है, बेटे की पत्नी है, इसके कारण बहू है घर की, तो जीते जी तो जिसका मुंह नहीं देखा, वो जब अंदर तड़प तड़प के रो रही होगी, तो मुझे देख के वो पूरे मन से तड़प भी नहीं सकेगी, इसके कारण मैं नहीं जाऊंगा। और वो अंदर तड़प रही है, और ये दोनों आलू खा के और अपनी धोती निकाल करके और ओढ़ करके ऐसे सो जाते हैं जैसे दो अजगर गेंडुलिया मारकर पड़े हुए हों। कह सकते हैं ये अजगर की तरह अपने ही अंदर भिड़े होके इकट्ठे होके सो जाते हैं। सुबह होती है तो बुधिया का देहांत हो जाता है। अब ये दोनों रोते हैं, चिल्लाते हैं, आसपास हो हल्ला हो जाता है। गांव की औरतें आती है, देख देख के बुधिया को चली जाती है। बुधिया का जो बच्चा है, होने वाला बच्चा है, वो पेट में ही मर जाता है, और इतनी बुरी अवस्था होती है कि इसकी आंखें बाहर निकल आती है। तड़प में, दर्द में इसकी आंखें हैं वो बाहर निकल आती है। तो गांव की औरतें आती है, देख करके और सांत्वना देके वापस से चली जाती है। धीरे धीरे जब जैसे ही सुबह होती है, दोपहर होने को होती है, तो गांव के लोग ऐसे कहते हैं कि कफन का इंतजाम किया जाए ताकि अंतिम संस्कार हो जाए। अब अंतिम संस्कार के लिए, कफन के लिए पैसे तो है नहीं इनके पास में, तो ये घिसू और माधव है, ये दोनों जाते हैं जमींदार के पास में। ये दोनों जाते हैं जमींदार के पास में। अब जमींदार के पास जाते हैं तो गीसू है वो अपना सिर है वो जमीन पे रगड़ के और कहता है कि पत्नी, जो ये माधव की बहू है, माधव की पत्नी है, उसका देहांत हो गया। रात को दवा दारू का बहुत इंतजाम किया, बहुत उसका इलाज करवाया, लेकिन बच नहीं सकी। हम दोनों का दोजक भरती थी, हम दोनों को ला ला के खिलाती थी, लेकिन हम दोनों को छोड़ के चली गई। रोते हैं ये भयंकर। जमींदार का एक बार से तो ऐसे मन करता है कि इन दोनों को यही गालियां निकाल के और भगा दें। ये यीशु है, ये कई बार जमींदार से पिट भी चुका था, लेकिन जमींदार ऐसे सोचते हैं कि ये जो समय है, ये समय गालियां निकालने का नहीं है। वो ऊपर से ही 2 रुपए फेंक के और यीशु और माधव को दे देते हैं। उसके बाद में गांव में जब ये और जगह जाते हैं तो जमींदार के 2 रुपए दिखाते हैं कि जमींदार ने 2 रुपए दिए, और 2 रुपए दिए तो आप कितना रुपए दोगे ताकि कफन का इंतजाम हो जाए। अब कफन का इंतजाम हो जाए तो 2 रुपए और देता है कोई, 1 रुपए, ऐसे करके इनके पास टोटल है, यीशु और माधव के पास कुल 5 रुपए की रकम इकट्ठा हो जाती है। 5 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, और ये दोनों जाते हैं शहर लाने के लिए कफन। अब कफन लाने के लिए जाते हैं, तो कफन लाने के लिए जाते हैं तो ये तो बढ़िया क्वालिटी का कफन देखते हैं। कभी इस दुकान पे जाते हैं, कभी उस दुकान पे जाते हैं, कभी छोटी सी दुकान पे जाते हैं, कभी कोई बड़े शोरूम पे जाते हैं, लेकिन इनको कफन पसंद नहीं आता। कोई सूती कपड़े का कफन चाहिए इनको, कोई रेशमी कपड़े का चाहिए, कोई लीलन का कफन चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का कफन चाहिए। तो ये कफन, लेकिन उनका मूल एक दूसरे की भाषा को ताड़ रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के हाव भाव को भी ताड़ रहे हैं ये, लेकिन इनका मेन उद्देश्य है, वो उद्देश्य धीरे धीरे बाद में पता लगता है। ये एक दूसरे की बात को ताड़ रहे हैं। एक दुकान पे जाते हैं, कफन पसंद नहीं आता, दूसरी दुकान पे जाते हैं, कफन पसंद नहीं आता, तीसरी दुकान पे जाते हैं, कफन नहीं पसंद आता। इतने में धीरे धीरे क्या होने लगती है, शाम होने लगती है। एक दूसरे की बात को ताड़ते हैं, और ये जाते हैं मधुशाला में। मधुशाला मतलब शराब की दुकान में जाते हैं, और वहां शराब मांगते हैं। जो
शराब की दुकान का मालिक है, वो ऐसे सोचता है कि इनके पास तो पैसे नहीं होंगे, लेकिन ये फटाक से पैसे देते हैं और एक बोतल शराब ले आते हैं और धीरे धीरे पीने लगते हैं। देखो कितनी बड़ी पराकाष्ठा कह सकते हैं गरीबी की, भयावह स्थिति का कितना बुरा चित्रण किया गया है इसमें, कितना भयंकर चित्रण किया गया है, खतरनाक चित्रण किया गया है कि कैसे घर पे बहू है, वो प्रसवावस्था में तड़प तड़प के मर गई और ये दोनों कफन लाने के लिए शहर जाते हैं, वो भी मांगे हुए पैसे से, और वो कफन नहीं खरीदते बल्कि क्या खरीदते हैं, तो वो शराब खरीदते हैं, शराब पीते हैं। उसके बाद में कलेजियां आती है, उसके बाद में मछली आती है, तली हुई मछली आती है, पूरियां आती है, खाते हैं। एक भिखारी आता है और भिखारी को भी ये देते हैं कि जा खा और दुआ दे। अब बैठे बैठे ये दोनों क्या है कि उनको सुरूर होता है, इनको सुरूर चढ़ता है। अब जैसे ही सुरूर मतलब नशा चढ़ता है, तो नशे की अवस्था होती है कि नशे में कई बार तो दुख होता है, तो बहुत ज्यादा दुख होता है। एक बार इस माधव को भी दुख होता है, इस माधव को भी दुख होता है, तो माधव है वो चिंगाड़ मार मार के रोने लगता है बुधिया को याद करके। और इसके पहले अगर देखें तो यीशु को भी दुख होता है, लेकिन ये दोनों अपने आप में दार्शनिक दिखाए गए हैं। यहाँ यीशु और माधव दोनों अपने आप में दार्शनिक दिखाए गए हैं कि इनकी ऐसी स्थिति है, इनसे बड़ी स्थिति उन किसानों की नहीं थी जो किसान मेहनत किया करते थे, जो किसान सारे दिन जी तोड़ मेहनत खेत में किया करते थे। उनकी स्थिति भी इनसे अच्छी नहीं थी, मतलब ऐसी स्थिति उनकी थी, ये काम नहीं करते फिर भी इनकी स्थिति ऐसी थी। लेकिन स्थिति ऐसी क्या, बहुत बुरी स्थिति थी, ये बुरी हालत थी। तो इसमें क्या है कि उनको ये जो घिसू है, घिसू को एक याद आती है ठाकुर की बारात की, ठाकुर की बारात की। बारात जो शब्द लिख रहा हूं ना, वो बारात शब्द ये शुद्ध है। ठाकुर की बारात की याद आती है कि ठाकुर की एक बार 20 साल पहले ठाकुर की एक बारात आई थी। उसमें घीसू ने जिंदगी में सिर्फ एक बार पेट भर खाना खाया था। देखो ऐसी स्थिति में भी लोग जिए हैं कि यीशु ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार पेट भर के खाना खाया है, और वो भी कब खाया था, ठाकुर की बारात में। ये जो माधव है, इसने पूरी जिंदगी भर कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाया। ये जो माधव है, इसने कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाया। आज ये पेट भर के खाना खा रहे हैं दोनों। किसके कारण खा रहे हैं? इस बुधिया के कारण खा रहे हैं। और ये जो बुधिया है, ये बुधिया चल बसी है, इस बुधिया चल बसने के कारण ये खाना खा रहे हैं। देखो कैसी पराकाष्ठा बताई गई है इसमें। बुधिया के चल बसने के कारण ये दोनों पेट भर के खाना खा रहे हैं। तो ये दोनों बात करते हैं तो घीसू को याद आती है ठाकुर की बारात की। ठाकुर की बारात में जब खाना परोसा गया था, तो एक पूड़ी मांगते थे, दो देते थे, पान भी दिए दिए गए थे, इलायची भी दी गई थी, बहुत मतलब कहते हैं खातिरदारी की गई थी। उसके बाद में क्या होता है कि घिसू और माधव दोनों आपस में बातें करते हैं, और वो बातें करते हैं कि ये जो बुधिया है, ये स्वर्ग में जाएगी या फिर नरक में जाएगी। बुधिया स्वर्ग में जाएगी कि नरक में जाएगी। तो घीसू है ना, ये जो दार्शनिक बातें, शानी शानी बातें करेगा ना, वो तो करेगा घीसू, और जो बच्चों जैसी बातें करेगा वो करेगा माधव। क्योंकि माधव की आयु अभी 20 वर्ष की है, और पिछले वर्ष ही उसका विवाह हुआ था। ठीक है, पिछले वर्ष ही इसका विवाह हुआ था। ये 60 वर्ष की आयु का है घीसू। और माधव ये जो बचकाना सी बातें करेगा, और जो घीसू है वो शानी शानी बातें करेगा, कह सकते हैं दार्शनिक बातें करेगा। तो ये माधव पूछता है घीसू से कि बुधिया स्वर्ग जाएगी कि नरक जाएगी? तो घीसू कहता है कि स्वर्ग जाएगी। क्यों जाएगी? स्वर्ग जाएगी क्योंकि उसने हमें पेट भर खाना खिलाया। और वो जो भिखारी को जब वो खाना देते हैं ना, तब वो यही कहते हैं कि जिसके कारण हम खाना खा रहे हैं ना, जिसके कारण आपको खाना मिल रहा है, उसको दुआ दे ताकि वो कहां जाए, तो वो स्वर्ग में जाए। अब ये जो माधव है, जब ये घीसू से पूछता है कि स्वर्ग जाएगी कि नरक जाएगी, तो वो घीसू कहते हैं कि स्वर्ग जाएगी। अगर ये स्वर्ग नहीं जाएगी तो क्या वो मोटे मोटे पेट वाले लोग स्वर्ग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और बाद में गंगा स्नान करते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं? वो लोग थोड़ी ही जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं, बल्कि स्वर्ग तो बुधिया जाएगी, जिसके कारण हमने जिंदगी में, यीशु ने तो जिंदगी में दूसरी बार पेट भर खाना खाया, और माधव ने जिंदगी में पहली बार पेट भर खाना खाया। और अंत में क्या है कि
ये माधव को एकदम से नशा छा जाता है और ये एकदम भयंकर तरीके से चिंगाड़ मारकर रोने लगता है और वो दोनों शराब पी के वहीं गिर पड़ते हैं और कहानी का अंत हो जाता है। यह है प्रेमचंद की ऐसी कहानी जिस कहानी को लिखने के बाद में प्रेमचंद खुद भी संसार से चल बसे थे। प्रेमचंद की अंतिम कहानी है ये, प्रेमचंद की अंतिम कहानी। इस कहानी को लिखने के बाद प्रेमचंद खुद चल बसे थे। अनेक अनेक विद्वानों ने इस पे टिप्पणियां की है, इस कहानी पर अनेक अनेक विद्वानों ने बहुत सारी टिप्पणियां की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो ये कहा था कि ये मार्क्सवाद की शुरुआत है, ये कहानी है, ये मार्क्सवाद की क्या है, तो मार्क्सवाद की शुरुआत है ये कहानी, ऐसे कहा था। कहने का मतलब है कि इस कहानी में गरीबी की भयावह स्थिति का, उस समय की आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण किया गया है। इस कहानी में एक प्रकार से दार्शनिक भाव भी झलकता है। इस कहानी में कहा गया है कि कैसे गरीब लोग हैं। अब कई लोग इसके कारण प्रेमचंद को दलित विरोधी मानते हैं, तो कई लोग हैं वो इस कहानी के कारण प्रेमचंद को दलित समर्थक, कट्टर दलित समर्थक मानते हैं। ये जो कहानी है, ये कहानी अपने आप में अनूठी कहानी है कि ऐसी कहानी पहले नहीं लिखी गई, इतनी भयावह स्थिति का चित्रण पहले नहीं किया गया। इस कहानी पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे विद्वानों के कथन है, वो अगले वीडियो में मैं आप तक पहुंचाऊंगा, अगले वीडियो में मैं आप तक साझा करूंगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भाई। और जब भी आप फ्री टाइम में हो, जब भी आप कहीं बस में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, कोई कहीं बस स्टैंड पे बैठे हो, कहीं पीजी में ऐसे आपका मन कर रहा है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं कर रहा, आप कहीं घूम रहे हो, तो ये कहानी जरूर सुन सकते हो। वहां यूट्यूब पे लगा के ये कहानी जरूर सुन सकते हो। आपके लिए मेन उद्देश्य हमारा ये है कि आप पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई के कारण क्या है कि मोबाइल से दूर रहते हो, लेकिन मोबाइल कहीं ना कहीं आप घंटे 2 घंटे चलाते हो। उस घंटे 2 घंटे में आप तैयारी के दौरान कुछ अच्छी चीजें सीखे जो आपके पेपर में काम आए, उसी उद्देश्य से ये कंटेंट आप तक साझा कर रहे हैं। अगले वीडियो में इस कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, इस कहानी से संबंधित जो भी कथन है विद्वानों के, वो कथन आप तक साझा करूंगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना। ठीक है, धन्यवाद।